Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 12 of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. आज के सेशन के अंदर हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है वो पॉइंट का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. लिसन, लिंकेज का एक कॉमन मतलब होता है जॉइंट एंड रिकॉम्बिनेशन का एक सिंपल मतलब होता है कंबाइन अगेन. सो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये सेशन के अंदर हमें डिस्कस करना है. ना प्रीवियस सेशन का हमारा जो डिस्कशन था वो था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स which give the statement that lead to the discovering the basis for the variation that sexual reproduction produce. In short, वेरिएशन आने के पीछे कौन सा रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है. ये वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया था थॉमस हंट मॉर्गन और उसके स्टूडेंट्स ने. नो मॉर्गन का जनरली फंक्शंस किसके ऊपर था? तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था टीनी फ्रूट फ्लाई, एकदम स्मॉलर फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. तो उसके ऊपर ये स्टडी कर रहा था. तो आपको डायग्राम दो दिख रहा है कि मेल फ्रूट फ्लाई जो साइज में स्मॉलर है, फीमेल फ्रूट फ्लाई जो साइज में थोड़ी सी बड़ी है. नाउ दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी. अब ये फ्रूट फ्लाई के पीछे या तो उसको यूज करने के पीछे नंबर ऑफ रीजन कौन कौन से थे? तो रीजन नंबर 1, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी. सेकेंड एडवांटेज ये है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स. तो 2 वीक्स में अप्रोक्सीमेट 15 दिन में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता था. एंड सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. तो प्रोजेनी इतनी ज़्यादा थी इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सैम्पलिंग साइज मिल पा रहा था. एंड ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्सेस. तो मेल और फीमेल जो दो सेक्सेस थे उनका क्लियर डिफ्रेंशिएशन हो सकता था. एंड बोथ आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल. क्यों डिस्टिंग्विशेबल है? अगर आप ये डायग्राम देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साइज में अगर स्मॉलर है तो वो मेल, साइज में अगर थोड़ी सी लार्जर है तो वो फीमेल. नेक्स्ट वन, अब ये मेल और फीमेल सेक्सेस को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता था. सो वी कैन से दैट चांसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन आर नॉट देयर. मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर का एग और स्पर्म फ्यूज होकर के सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस एकदम जीरो थे. तो मेन ये रीजन थे. एक और रीजन दिया हुआ है कि ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी, मतलब इनहेरिटेंस के वेरिएशन that can be seen with low power of microscope. low power microscope मतलब आप लोग याद रख सकते हो 10 times. so ये बहुत सारे नंबर ऑफ बेनिफिट्स थे जो बेनिफिट्स की वजह से मॉर्गन ने एज अ सैंपल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या लिया था? फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. Now Morgan also carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study the genes that were sex linked. कि भाई जीन सेक्स लिंक होते हैं कि नहीं होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए मॉर्गन ने भी, जैसे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे वैसे ही डायहाइब्रिड क्रॉसेस एक्सपेरिमेंट किए उसने किसके साथ? ड्रोसोफिला के साथ. नाउ दिस क्रॉसेस वेर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस. अब आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का मैं जस्ट खाली एक रिव्यू दे देता हूं कि मेंडल क्या करता था? राउंड और व्रिंकल सीड का शेप, येलो और ग्रीन सीड का कलर. तो एक पेरेंटल प्लांट ये ले लेता था और दूसरा ये, और दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाने के बाद आपको पता है F2 में रिजल्ट मिला था 9:3:3:1. तो जब मॉर्गन ने यही एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें एक पेरेंट लिया था येलो बॉडी और वाइट आई फीमेल, तो कैरेक्टर 2 हो गए. उसका क्रॉसिंग किया था ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल के साथ, तो ये हो गया सेकंड कैरेक्टर. तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाया जाए तो F1
प्रोजेनी उसको कैसे मिली थी, तो जैसी प्रोजेनी मेंडल को मिली थी वही सेम टू सेम प्रोजेनी इसको F1 के अंदर मिली थी। पर जब उसने F1 के बीच में क्रॉसिंग करवाया था तब उसको क्या मिला कि ही ऑब्जर्व दैट टू जीन डिड नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंटली। जो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हुआ था वो मॉर्गन को यहाँ पे नहीं दिखा। एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1। ये रेशियो तो किसको मिला था, मेंडल को मिला था। पर अगर जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट और सेपरेट होते थे तो, पर मॉर्गन के केस में ये जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होने की वजह से हमें यहाँ पे ये रेशियो कभी भी नहीं मिलने वाला है। दे आर एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन आर इंडिपेंडेंट। तो एक्सपेक्टेड मतलब किसकी बात थी, ये 9:3:3:1 कब मिलता था, जब दोनों जीन इंडिपेंडेंटली एक्सपेक्टेड सेग्रीगेट होते हैं तो। सो फाइनली मॉर्गन एंड हिज ग्रुप knew that genes were located on X chromosome. Listen, X chromosome के ऊपर जो जीन होते हैं and show quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. अब आपको शायद याद हो तो मेंडल का जो डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था उसमें रिजल्ट कुछ ऐसा था 9:3:3:1। ये था राउंड येलो, बाकी का था रिंकल येलो। फिर ये था राउंड ग्रीन और चौथा था ग्रीन और रिंकल। अब इनमें से मैं आप लोगों को बता दूं तो पेरेंटल कौन कौन से है, तो एक राउंड और येलो, ग्रीन एंड रिंकल, ये दोनों पेरेंटल है। वेयरएज राउंड ग्रीन और रिंकल येलो ये दोनों होते हैं नॉन पेरेंटल। तो अब फिर से वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। So Morgan and his group knew that genes were located on the X chromosome, जो जीन X chromosome के ऊपर होते हैं, and show quickly that when two genes in the dihybrid crosses were situated on same chromosome, अगर दोनों के दोनों जीन की पैर जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ली है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर होती है तो पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉन पेरेंटल टाइप्स। तो अगर चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ कि ये राउंड येलो और ग्रीन रिंकल ये दोनों पेरेंटल है, पर अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हो तो उनका जो रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे रेशियो बनाना हो कि पेरेंटल मतलब कितना, तो शायद आ गया 9 + 3 12 और नॉन पेरेंटल कितना 4। पर अगर ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होते तो ऑब्वियसली रेशियो और भी ज़्यादा आता, मे बी पॉसिबल है 15:1 भी आ सकता। तो आपको दिख रहा है पेरेंटल बहुत ही ज़्यादा है और नॉन पेरेंटल बहुत ही कम। सो मॉर्गन अट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शायद दो जीन का एक दूसरे के साथ फिजिकल एसोसिएशन होता है, या तो दो जीन का एक दूसरे के साथ क्या होता है ज्वाइनिंग, एंड उसको टर्म क्या दिया लिंकेज, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर अगर दो जीन एक दूसरे के साथ फिजिकली जुड़े हुए हैं तो उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हो उनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होगा रिकॉम्बिनेशन,
और अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन के बीच में एसोसिएशन हो तो उनके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लिंकेज. So finally, Morgan and his group also found that when genes were grouped on the same chromosome, some genes are very tightly linked. चलो अब एक कंडीशन दे देते हैं कि भाई क्रोमोसोम सेम है पर उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि टाइटली लिंक्ड होने वाले जीन और थोड़े से लूजली लिंक्ड होने वाले जीन. तो टाइटली लिंक जीन होंगे उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेगा एंड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन पर किसका? नॉन पेरेंटल का. तो उसके लिए आपको मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूं. ये मैंने लिखा हुआ है मोर टाइटली लिंक्ड की बात कर रहा हूं. अब क्रॉस ए तो उसमें एज अ पेरेंटल मैंने लिया हुआ है ये मेल और ये फीमेल. तो ये दोनों के कैरेक्टर्स, तो ये फीमेल का कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो येलो कलर और वाइट कलर, और ये है वाइल्ड टाइप. लिसन, वाइल्ड टाइप यहां पे आपको याद रखना है कैसा होता है? डोमिनेंट. और यहां पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है प्लस का मतलब है डोमिनेंट. तो येलो और वाइट कलर की फीमेल का क्रॉसिंग वाइल्ड टाइप के मेल के साथ अगर आप करोगे तो अब क्रॉसिंग में आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच का क्रॉसिंग करोगे, जैसे आपको यहां पे भी दिख रहा. तो उन दोनों के बीच का अगर आप क्रॉसिंग करोगे तो आपको F1 जनरेशन ये मिलेगा. तो F1 जनरेशन क्या हो गया? YW Y प्लस W प्लस YW और ये येलो वाइट. तो एक मिल गया वाइल्ड टाइप और दूसरा मिल गया येलो एंड वाइट. ओके, अब F1 जनरेशन के बाद अगर हमें F2 जनरेशन बनानी हो तो पहले हमें इसके गैमेट्स बनाने पड़ते हैं. तो गैमेट्स बनाने के लिए हम लोगों को जस्ट क्या करना है? पहले तो ओरिजिनली एक ये ले लेते हैं और एक ये दूसरा. तो चलो ये आ गया YW और Y प्लस W प्लस. अब तीसरा क्या करेंगे? तो तीसरे के लिए हमें ऐसा करना है कि इन दोनों का क्रॉसिंग, तो YW प्लस, तो ये तीसरा आ गया और ये चौथा. तो एक ले लिया YW प्लस और दूसरा ये ले लेते हैं Y प्लस W. तो ये उसकी चार पॉसिबिलिटीज बन गई. अब ये चारों पॉसिबिलिटीज को पहले इसके साथ क्रॉसिंग करेंगे, देन इसके साथ क्रॉसिंग करेंगे. तो ये चारों पॉसिबिलिटी को अगर YW और वाइल्ड टाइप के साथ आप क्रॉसिंग करो तो आपको दिखने वाले जो भी पॉसिबिलिटीज है वो आपको यहाँ पे दिख रही है. जैसे कि पॉसिबिलिटी नंबर 1, तो ये वाइल्ड टाइप है, ये दूसरा वाइल्ड टाइप. नंबर 3 येलो एंड वाइट. नंबर 4 येलो एंड वाइट. तो ये क्रॉसिंग हम लोगों ने किसके साथ करवाया था? तो वो क्रॉसिंग हम लोगों ने करवाया था दो इसके साथ और दो इसके साथ. सेम टू सेम नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8. तो 8 पॉसिबिलिटी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से 4 पॉसिबिलिटी जो है ना वो पेरेंटल है. तो पेरेंटल का कैरेक्टर क्या था? तो आप यहां पे देख सकते हो पेरेंटल था येलो एंड वाइट और वाइल्ड. तो आप 1 से 4 में देखोगे तो आपको कंपलसरी ऐसा ही मिलेगा, वाइल्ड टाइप येलो वाइट, वाइल्ड टाइप येलो वाइट. ओके, नेक्स्ट वन. तो उसका प्रोपोर्शन कितना है? 98.7%. बाकी का कितना बचा? 1.3% जो होगा रिकॉम्बिनेंट. अब आप यहां पे देखो तो Y प्लस है मतलब वो वाइट, W प्लस है मतलब वो येलो, Y प्लस है मतलब वाइट, W प्लस है मतलब वो येलो. तो ये चार्ट आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई भी एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स टाइटली भी अटैच हो सकते हैं while अदर वेर लूजली लिंक्ड. अगर लूजली लिंक्ड है तो वहां पे रिकॉम्बिनेशंस का जो रेशियो है वो थोड़ा सा हायर होगा. सेम टू सेम वैसे एक दूसरा चार्ट पर मैंने लिखा हुआ है लेस टाइटली लिंक्ड. अब लेस टाइटली लिंक्ड के अंदर भी सेम टू सेम कैरेक्टर ले लेते हैं. फीमेल के लिए वाइट एंड मिनिएचर. लिसन, मिनिएचर का मतलब होता है शॉर्ट विंग का क्रॉसिंग हमें करना है वाइल्ड टाइप. अब वाइल्ड टाइप यहां पे हमें कंसीडर करना है एज अ
डोमिनेंट। तो सेम टू सेम जैसे पहले में किया था, इन दोनों का अगर आप क्रॉसिंग कर दो तो क्रॉसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट ये मिलेगा। तो वही सेम टू सेम WM, W प्लस M प्लस WM। तो दोनों जो कैरेक्टर मिले, पहला वाइल्ड टाइप मिला, दूसरा वाइट एंड मिनिएचर। अब उसी के जैसा कि पहले आपको ये दोनों में से कितनी पॉसिबिलिटी बना लेनी है, 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 में तो पहला यही आ गया W और M, दूसरा ये आ गया W प्लस M प्लस। तो ये दोनों तो हो गए। अब क्या करो, इन दोनों के बीच का क्रॉसिंग कर दो। तो तीसरा मैंने बना लिया W प्लस M, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी ले ली W प्लस M, और चौथा पॉसिबिलिटी आ गया WM प्लस। ओके, ये चारों का पहले इसके साथ फ्यूजन कर देते हैं, देन चारों का इसके साथ फ्यूजन करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब हमें अगेन 8 पॉसिबिलिटीज मिलेगी। तो वो 8 में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पहला आपको चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि भाई इसका और इसका फ्यूजन किया तो ये मिला W प्लस M प्लस WM, W प्लस M प्लस WM, WM, WM। तो वो चारों अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो एक वाइल्ड टाइप है और दूसरा है वाइट एंड मिनिएचर, मतलब ये होंगे पेरेंटल टाइप। और पेरेंटल टाइप का परसेंटेज अब देखो खाली 62.8, वेरेज पहले में हमें मिला था 98.3। और दूसरा कि भाई अब इसके साथ चारों का फ्यूजन करो, तो उसके साथ चारों का फ्यूजन करने के बाद जो कैरेक्टर मिलेगा तो उसमें नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। तो ये चारों रिकॉम्बिनेंट है और आपको दिख रहा है परसेंटेज इस बार है 37.2। तो W प्लस है मतलब मिनिएचर, M प्लस है वाइट, W प्लस है मिनिएचर एंड M प्लस है वाइट। तो ये दोनों चार्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई अगर टाइटली लिंक्ड हो तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, पेरेंटल ज़्यादा होगा, और अगर लूजली लिंक्ड हो तो पेरेंटल थोड़ा सा कम हो सकता है एज कंपेयर टू दी टाइटली linked. So for example, he found that genes white and yellow were tightly linked. अगर white और yellow के जीन एक दूसरे के साथ tightly linked है ना, तो रिकॉम्बिनेशन खाली पहले चार्ट में हमें कितना मिला था, only 1.3%. while white और miniature small wings लूजली लिंक थे तो उनका परसेंटेज हमें कितना मिला था, 37.2%. सो मॉर्गन का एक स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टुरटेवेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि भाई कोई एक क्रोमोसोम लिया, उसके ऊपर दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है वो मेजर किया उसने. So Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between the gene pairs on same chromosome as a measure of distance between the gene and mapped their position on the chromosome. कि भाई एक तो दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है और वो दोनों जीन की पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर पोजीशन क्या है, वो पूरा का पूरा आइडिया अल्फ्रेड स्टुरटेवेंट स्टूडेंट ऑफ थॉमस हंट मॉर्गन ने ये इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड कर दी. सो टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वाज डन इन द केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट. लिसन, कभी कभार इसको HGP के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हो आप, या तो आप बोल सकते हो बेस पेयर. तो ये हर एक बेस पेयर का एक सीक्वेंसिंग करना, तो सीक्वेंसिंग जब किया जाता है उस टाइम पे ये जेनेटिक मैप बहुत ही काम की चीज होती है. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द लिंकेज एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.